नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईसीएफ के एक पूर्व कर्मचारी की, पूर्व अधिकारी की, जिसको घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसने बड़ी मोटी रकम जो है ले रखी थी। और सबसे दिलचस्प किस्सा ये है कि वो रिटायर हो चुका, लेकिन उसके बाद भी उसने जो पुराना हिसाब किताब था उसको किसी के जरिए अपने पास पहुंचाने की कोशिश की और 50 लाख रुपए की घूस लेते हुए वो रंगे हाथों सीबीआई के हाथों पकड़ा गया। तो आखिरकार इस तरीके के अधिकारी जो रेलवे के काम में हैं, और खास तौर पर ये किस्सा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आईसीएफ का है, और आईसीएफ से ये अधिकारी रिटायर हुए थे और ये किस्सा बड़ा चर्चा में है। तो आखिरकार इस तरीके के जो मामले आते हैं, खास तौर पर आईसीएफ की जब हम बात करते हैं, तो आईसीएफ में ये पूर्व अधिकारी थे और 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनके घर से यानी सीबीआई ने जो है सोना भी बरामद किया, 23 किलो सोना, करोड़ों रुपए की जो है एफडीआर बरामद किए गए। तो आखिरकार ये अधिकारी भ्रष्ट कैसे हो जाते हैं, क्या वजह है, किस तरीके से इनको इस तरीके के मौके मिलते हैं, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईसीएफ के पूर्व जीएम सुधांशु मणि जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सुधांशु जी, आपका न्यूज नमस्कार। में स्वागत है सर। नमस्कार नमस्कार। सर, धन्यवाद। यहाँ पर अगर हम आईसीएफ की बात करें तो आईसीएफ का नाम ट्रेन 18 से जुड़ा हुआ है। खास तौर पर एक पुराना कारखाना है जिसमें एक ढेर सारे लोगों को रोजी रोटी मिलती है। तो वहां पर इस तरीके का भ्रष्ट कर्मचारी या भ्रष्ट अधिकारी, जिसने घूस तो उस टाइम के मैंने पिछला हिसाब किताब बराबर करने के लिए घूस लेने का हिसाब बनाया और सीबीआई ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। तो जो ये अधिकारी हैं सर, जो इनकी पोस्ट है, अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, तो आखिरकार इस पोस्ट की क्या जिम्मेदारी होती है और इनके हाथ में किस तरीके के अधिकार होते हैं जो इतनी मोटी घूस लिए बैठे हुए हैं ये? जी, अच्छा, तो देखिए, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर आईसीएफ में इंचार्ज है पूरे प्रोडक्शन का, पूरे प्रोडक्शन की प्लानिंग का, मटेरियल मैनेजमेंट का और मटेरियल प्रोक्योरमेंट, वो स्टोर्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक तरह से समझिए जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की है जो उसके अंडर में काम करते हैं। वेंडर्स का सिलेक्शन और वेंडर्स का अप्रूवल, ये भी एक विभाग है आईसीएफ में जो प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर के तहत काम करता है। तो ये गलत नहीं होगा अगर ऐसा माना जाए कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव में, हालांकि नंबर 2 सीनियरिटी के बेसिस पे डिसाइड होता है, लेकिन अगर जॉब फंक्शन वाइज देखा जाए तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का अगर कोई नंबर 2 माना जाएगा जीएम के बाद, तो वो प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर ही होता है। ये काफी जिम्मेदारी की पोस्ट है। और ये रहा आपका सवाल उसकी जिम्मेदारी के बारे में। और बाकी आप जो हुआ उसके बारे में जो पूछना चाहेंगे, जितना हो सकेगा मैं बताऊंगा। सर, ये अधिकारी जो है जिनकी ये इस तरीके की खास जिम्मेदारी थी, तो आईसीएफ फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो सालाना कितनी खरीद होती है? और दूसरी एक और चीज है कि जब इस तरीके की खरीद होती है तो ज्यादातर सरकारी सिस्टम में चेक एंड बैलेंसेज होते हैं। तो ये किस तरीके के चेक एंड बैलेंसेज थे जिनको ये पार कर गए? जी जी, देखिए, ऐसा है, अगर हम केवल इसकी बात करें कि परचेज कितना होता है, तो आईसीएफ चूंकि अब 4000 कोच से ज्यादा बना चुका है और प्रोडक्शन प्लान में भी है, तो ये भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी प्रोडक्शन यूनिट है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से, मतलब थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन में अगर लें तो परचेज ग्रांट यहाँ का 9000 करोड़ 10,000 करोड़ के आसपास होगा, जो भारतीय रेल में सबसे ज्यादा है। सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट नहीं, किसी जोन को भी ले लें तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा परचेज आईसीएफ में होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब रही बात मौके की, तो ये तो
आप जानते हैं कि मौका तो जहां इतना आप परचेज कर रहे हैं तो बेईमान आदमी के लिए मौका तो है ही। और ईमानदारी और बेईमानी ये बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, लेकिन बहुत ज्यादा ये पर्सनल भी होती है। सिर्फ विजिलेंस के और सीबीआई के डर से लोग ईमानदार हो जाएं ऐसा नहीं होता। अपने अंदर से भी जो आवाज आती है उसके हिसाब से आदमी डिसाइड करता है कि उसको बेईमानी की जिंदगी बितानी है या ईमानदारी की। तो मौका तो जरूर है, अगर कोई बंदा ये चाहे बेईमानी की जिंदगी उठाए। और दूसरा, बहुत से डिसीजन पीसीएमई के लेवल पे खुद नहीं होते हैं, वो नीचे के तमाम लेवल्स हैं वहां पे डिसाइड हो रही हैं चीजें। और अगर कोई बहुत बेईमान आदमी है तो उसके तहत जो लोग काम करते हैं उनको प्रेशराइज करके सर्टेन डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकता है, और बिना खुद लाइमलाइट में आए वो अपनी बेईमानी को अंजाम एक तरह से बेईमानी इस तरह से भी कर सकता है। तो मौके हर तरह के हैं। और ये जिम्मेदारी का जहां तक सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि आईसीएफ में परचेज ग्रांट भी ज्यादा है और इस लिहाज से मौके भी ज्यादा है बेईमान लोगों को अपना काम करने का। इस पूरे प्रकरण में एक यानी मजेदार सी बात है कि एक प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर को कस्टोडियन बनाया गया था कि भाई जो भी पैसा आएगा आप वहां रखिए और उसकी किस्त हमें पहुंचा दीजिएगा। जब ये रिटायर हो गए उसके बाद जो है 50 लाख रुपए लेकर दिल्ली पहुंचा गया जहां पर ये धरे गए। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति कि इसमें प्राइवेट कंपनी वाले शामिल हैं और पैसा भी रखे हुए हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो जो ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं, यानी इनसे ऊपर जैसा आप बता रहे हैं कि जीएम ही होता है, तो उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? जी, तो इसमें दो चीज मैं बोलूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको आंसर करने में। कि देखिए, मैं अपने चाचा लोगों की हमेशा बात करता हूं, तो शेक्सपियर साहब ने कहा है कि देयर इज नो लेगेसी सो रिच एज ऑनेस्टी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये इस केस से साबित होता है। एंड इट फॉलोज अगेन शेक्सपियर, वर्च्यू इज बोल्ड एंड गुडनेस नेवर फियरफुल, ऑन द अदर हैंड सस्पिशन ऑलवेज हॉन्ट्स द गिल्टी माइंड। कहने का मतलब यह है कि देखिए, भारतीय रेल की सर्विस अगर ले लें, और आजकल जो सैलरीज हैं कंपेयर टू जो 20-30 साल पहले थी, बहुत अच्छी हो गई है सरकार में। और अफसरों का एक एक्सपेंडिचर का पैटर्न बन जाता है। बहुत सी फैसिलिटी रेलवे प्रोवाइड करती है। आपका अपना क्लब है, आपकी अपनी कम्युनिटी लिविंग है, आपका अपना स्टेडियम है, आपकी अपना स्विमिंग पूल है। आप एक सोशल लाइफ का जो नेटवर्क रेलवे प्रोवाइड करती है वो शायद ही आर्मी को छोड़ के किसी और डिपार्टमेंट का है। तो इस सब की वजह से आपका एक्सपेंडिचर पैटर्न एक बन जाता है। आप उससे बहुत ज्यादा, आपको ज्यादा या कम करने की जरूरत नहीं रहती, और ये सारी नीड्स आपकी सैलरी से पूरी होती है। और एक अच्छी खासी पेंशन और एक अच्छा खासा आपने पीएफ में जो पैसा जमा किया है वो मिलता है। लेकिन अब एट द सेम टाइम ग्रीड हैज नो एंड। देखिए, मैं इस पर्टिकुलर केस में ये सटपाल साहब को और जो भी फर्म है उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि क्या सच्चाई है क्या नहीं है तो धीरे धीरे सामने आएगा। पर चूंकि ये रेड हैंडेड पकड़े गए हैं, रेड हैंडेड लेते हुए और रेड हैंडेड देते हुए, इसलिए मुझे उतनी झिझक नहीं हो रही है बोलने में। तो देखिए, ग्रीड हैज नो लिमिट। अगर बात ग्रीड पे आ जाए तो फिर कोई लिमिट नहीं है बेईमान आदमी के लिए। नीड इज फुली मेट बाय रेलवे, इसमें तो कोई जरा सा डाउट भी नहीं है। अब दो चीजें, ये जो लेडी का नाम आ रहा है डायरेक्टर, ये एक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये 300-350 करोड़ का टर्नओवर होगा इसका। आईसीएफ और रेलवे में और जगह भी सप्लाई करती है, मेनली आईसीएफ को। और बाय एंड लार्ज एक अच्छी कंपनी मानी जाती थी वहां पे। और इस लेडी डायरेक्टर से भी कई बार मैं मिला हूं, और अक्सर जरूरत होती थी तो मैं खुद मिलता था। मेरी तो आदत थी लोगों से मिलने की। और मैं सपने भी नहीं सोच सकता था कि ये एक कंडुइट का काम करेंगी। इनको ये करने की क्या जरूरत थी, ये मेरी समझ के बाहर है। कंडुइट की जरूरत क्यों पैदा होती है? बिकॉज आप बेईमानी कर रहे हैं, आपको कैश में पैसा चाहिए। और कैश में पैसा आप अगर लेंगे तो आप अपने यहां तो रखेंगे नहीं उसको, आपको कहीं रखना पड़ेगा। अब कोई बहुत ही मतलब ऑडेशियस आदमी होगा तो घर में रख लेगा,
तो दूसरा इन्होंने ये रास्ता निकाला कि इनके पास रखेंगे और रिटायरमेंट के बाद ले लेंगे। लेकिन इस कंपनी को कंड्यूट बनने की क्या जरूरत थी, क्या कंपल्शन था, या क्या अपना कोई इंटरेस्ट था, दिस इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। और एक अच्छी खासी कंपनी जिसपे आईसीएफ से बड़े अच्छे रिलेशन भी थे उसके, और वो अब आप समझिए धराशायी हो गई। और इन सारे प्रकरणों में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईसीएफ के तमाम स्टाफ ऑफिसर्स, और जैसा आपने कहा ट्रेन 18 के साथ नाम जुड़ा है, बाकी दोनों यूनिट से डबल प्रोडक्शन करने की सबसे पुरानी फैक्ट्री इंडियन रेलवेज की 1955 के 50 के दशक में बनी हुई एक उसकी लेगेसी है, एक मैजिक है आईसीएफ का। और वो उसको जितना धक्का इस प्रकरण से मिला है वो कहना बहुत मुश्किल है। इवन आई हैव टू हैंग माई हेड इन शेम। लेकिन अब जो है वो सामने है आपके, और मुझे लगता है कि ये धक्का जरूर लगा है, लेकिन आईसीएफ के ऑफिसर्स और स्टाफ इससे अब निराश इतने नहीं होंगे और ऐसा करेंगे कि ये जो एक धब्बा लगा है ये धीरे धीरे धुले। सर, जैसे आप जब वहां पर जीएम थे तो तब भी कोई ना कोई जो है पीसीएमई हुआ करता होगा, और उससे लगातार आप बातचीत भी रहती होगी, क्योंकि उस समय तमाम चीजें हुई आईसीएफ में, जिसमें ट्रेन 18 तो एक इतिहास बना चुकी है। लेकिन बाकी चीजों की अगर हम बात करें, वहाँ का वर्क कल्चर सुधारना, वहाँ तमाम ऐसी चीजें की गई जिसको वहाँ के लोग अभी भी याद करते हैं। तो सर, उसके बाद जो पीसीएमई थे जो आपके समय में थे, क्या ये सज्जन उस समय कोई महत्वपूर्ण पोजीशन पे हुआ करते थे कि उसके बाद जो है ये बड़ा इस नहीं, जी जी, नहीं, आपका सवाल ठीक है। पोजीशन तो पीसीएमई की हमेशा से वही रही जो मैंने आपको बताई। और मैं मेरा एक तरह से खुशकिस्मती थी कि मेरे टाइम में 2 पीसीएमई रहे। एक चले हो गए थे, ट्रांसफर होके जीएम बन गए, उसके बाद दूसरे मैंने खास रिक्वेस्ट करके उनको वहां पोस्ट कराया था, जो इन कटपाल साहब से पहले थे। तो इन दोनों लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप बहुत सारी तरफ इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, बहुत काम करना चाहते हो, आप जरूर करो, लेकिन आप जस्ट बिकॉज आप भी मैकेनिकल इंजीनियर हो तो हमारे काम में बहुत ज्यादा इंटरफेयर आप मत करो, ये हमें करने दो। और ये बड़ा अच्छा चला। मतलब हर चीज मतलब कई लोग के एक ही काम करें, ये कोई अच्छा सिस्टम नहीं होता। तो बड़ी स्मूथली ये काम चला। और इस तरह की जो आपके सामने आई है, इस तरह की बेईमानी की तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे एट द लेवल ऑफ पीसीएमई। और अगर जो हुआ ये सच हुआ है तो इसको बहुत ही अनफॉर्चुनेट के अलावा और क्या कहा जाए। तो इंपॉर्टेंस तो हमेशा से रही इस पोस्ट की, और करने को बहुत कुछ था। और मेरे साथ जो 2 पीसीएमई थे उन्होंने उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम किया, तभी तो ये सब कुछ संभव हो सका। ये कोई एक आदमी के बस का तो था नहीं। प्रोडक्शन उसको 1600-1700 से ले जाके 4000 तक पहुंचाना, ट्रेन 18 और तमाम नई तरह की ट्रेनें निकालना, काम तो बहुत बड़े हुए। पर आदमी का मन अगर इस बेईमानी में लग जाए तो फिर आप देखिए ना पिछले 2 सालों में काम क्या हुआ। एक आपने सवाल पूछा कि इतना अगर घपला वाकई हो रहा था जैसा कि लगता है हो रहा था, तो क्या इसकी समझ हायर मैनेजमेंट को नहीं थी? तो अब इस पे मैं डायरेक्टली तो क्या कहूं, लेकिन जैसा समझ में आया कि सीबीआई के वॉच में थे ये। और अगर सीबीआई के वॉच में थे तो इतनी जिम्मेदारी के पोजीशन में 2 साल तक जानते हुए कि इनके काम करने के ढंग में इस तरह के गड़बड़ हैं, इनको क्यों 2 साल तक टॉलरेट किया गया, इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये यहां भी कुछ गलती कहूंगा जरूर हुई है। जब अगर आदमी के लक्षण ऐसे दिख रहे थे तो इतने 2 साल तक उनको पीसीएमई बना के रखना एक यूनिट में जो आपकी सबसे बड़ी यूनिट है, इस पे क्वेश्चन मार्क तो लगता ही है। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है। लेकिन ऑफ हैंड तो ये साफ लगता है कि ये हायर मैनेजमेंट को भी सोचना था कि भाई अगर आदमी इस तरह की चीजों में इंडल्ज कर रहा है तो ऐसी पोस्ट पे नहीं कंटिन्यू करे। और ये देखिए छुपता नहीं है, इस तरह का ब्लेटेंट हम सोच भी नहीं सकते जितने बात हो रही है, 15-20 करोड़। मतलब
कोई बेईमानी पे उतर ही आए तो आईसीएफ में इतने पैसे कमा सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा उसको बेईमानी करनी पड़ेगी कि ये छिपेगा नहीं। तो इसका मतलब कि छुपा नहीं था, फिर भी टॉलरेट किया गया या बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया, अब जो भी बात हो। सर एक और सवाल उठता है कि इन सज्जन के यहाँ से, सज्जन क्या दुर्जन कहा जा सकता है इनको, इन दुर्जन के यहाँ से जो है 23 किलो सोना भी बरामद हुआ। जी, मैंने भी पढ़ा। क्या बात कह रहे हैं, इनके अंदर इतनी हवस है। अब 23 किलो सोना जो है क्यों रखा इन्होंने, किस वजह से रखा, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन सर इसमें एक सवाल और उठता है, आईसीएफ में आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट वाले जितने कॉन्ट्रैक्टिंग का जो प्रोसेस है, क्या वो इस चीज को बढ़ावा नहीं देता है कि इस तरीके के भ्रष्टाचार वाले लोगों को की बल्ले बल्ले होती रहे? जी नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसका मैं थोड़ा टाइम लेके इसका जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, एक आपने इसका ओरिजिनल सुना होगा, इसलिए मैं मॉडिफाइड सुना देता हूं। वो ये है कि आबाद गुलिस्तां करने को बस चंद गुल ही काफी हैं, हर शाख पे गुल खिलते हो जहां तो हुस्न गुलिस्तां क्या होगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मेरा प्रिंसिपल ये था कि आप स्टाफ कम होता है अगर तो होने दो, बल्कि कोशिश करो कि कम हो, लेकिन जितने बचे उनको अच्छी ट्रेनिंग दो, उनको अच्छे तरह से लुक आफ्टर करो, उनका वेलफेयर अच्छा देखो, क्योंकि वो खुश रहें। और इस अटेम्प्ट में बजाय नए भर्ती के अगर आपको नॉन कोर एक्टिविटी आप आउटसोर्स करते जाते हो तो ये आपके प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करेगा। और ये हुआ। ये कोई 1600-1700 से 4000 तक पहुंचना, जबकि स्टाफ जो है 12-13 हजार से घट के 10,000 के नीचे आ गया, ये कोई जादू तो है नहीं। ये हुआ इसलिए कि बहुत सा नॉन कोर काम और कुछ कुछ सेमी कोर काम आउटसोर्स किया गया। अब आप इससे देखिए दो फायदे हुए, एक तो आपका प्रोडक्शन बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, the kind of employment it generated in Tamil Nadu area, you have to also look at it from the country's point of view. आउटसोर्स लेबर को तनख्वाह कम मिलती है रेलवे से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतनी कम नहीं मिलती कि वो सस्टेन ना कर सके। ठीक ठाक तनख्वाह मिलती है, उससे आदमी सस्टेन कर सकता है। तो हजारों आदमियों को काम मिला। ये दो, एक इकोनॉमी के लिए जो फायदा मैं बता रहा हूं, दूसरा इस यूनिट के लिए। तो आउटसोर्सिंग एज सच इज नीडेड, जुडिशियस आउटसोर्सिंग, कि आप कोर काम आप खुद करिए, क्वालिटी जहां से बहुत जरूरी है वो खुद करिए, लेकिन नॉन कोर काम आप आउटसोर्स करके कराइए, कोई शक नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। क्वालिटी पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्वालिटी आपको ही देखनी है। लेकिन हाँ, अब आउटसोर्स आप ज्यादा करेंगे तो जैसा आपने कहा उससे टेम्पटेशन आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मैं घूम फिर के उसी बात में आ रहा हूं कि भाई ऑनेस्टी जो है ये काफी पर्सनल चीज है, और बेईमान आदमी तो लोग कहते हैं ना कि लहरें गिन के भी कमा लेते हैं लोग, तो उसके लिए रास्ता जरूर आसान होता है। लेकिन अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा फ्रेज है कि डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। तो बाथ वाटर गंदा हो गया है, यानी कुछ लोग आ गए हैं जिन्होंने इसको गंदा कर दिया है, तो उस गंदगी को हटाना है आपको। अब आप उसके साथ बच्चे को भी नहीं फेंक देंगे। तो ये जो आउटसोर्सिंग है आपके एरिया, कुछ कोर एरिया, नॉन कोर एरियाज में और सेमी कोर एरियाज में, ये तो रखनी चाहिए बिल्कुल। ये वायबल भी है और ये बेनिफिशियल भी है, लेकिन अब इसमें जो गंदगी आई है उसको आपको वॉर फूटिंग में ठीक करना होगा, और किया जा सकता है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है। हाँ, सवाल ये है कि जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जगह हम कहते हैं कि एकदम बेईमानी होती ही नहीं है। रेलवे को लेकर लोगों में हमेशा ये रहता है कि इसकी क्वालिटी खराब है, यानी जो डिब्बे हैं या और चीजें हैं। अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली एक दो घटनाएं हुई आग लगने की, तो उसमें भी ऐसा लग रहा था, फायर रिटार्डेंट मटेरियल की बात की जाती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यानी फायर को बढ़ावा देने वाला मटेरियल लगा हुआ है, चारों तरफ से ऐसे जल रहा था। तो क्वालिटी पर कितना बुरा असर पड़ता है इस तरीके के भ्रष्टाचारी लोगों की वजह से? जी, तो दो चीजें।
एक तो मैं ये बता दूं कि ये साहब जो पकड़े गए हैं ये मेरे कोलीग रहे हैं और इनको मैं अच्छे से जानता था। अभी भी मैं ये विश करता हूं कि ये शायद इनोसेंट हो, हालांकि चूंकि रेड हैंडेड पकड़े गए हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूं आपसे, और ये गलत साबित हो तो मुझे खुशी होगी। अब सवाल आपने जो क्वालिटी का कहा, तो देखिए दो डिसऑनेस्टी दो तरह की होती है। एक तो ये जो आपके सामने आई है, ये ब्लेटेंट डिसऑनेस्टी, ग्रीड, पैसे, रुपए, गोल्ड। एक उससे भी खतरनाक या उतनी ही खतरनाक होती है प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी। और प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी में कोई रुपए का लेन देन नहीं है, केवल आपकी कन्वीनियंस है। जब आप कोई टफ डिसीजन लेने के सक्षम नहीं हो या नहीं लेना चाहते हो और आप इस तरह की खामियां सिस्टम में अलाउ करते हो बिकॉज दैट इज एन इजी वे आउट। ये जो क्वालिटी का प्रॉब्लम है ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी से लिंक्ड है। एक टफ डिसीजन टू एंश्योर कि हम सिर्फ क्वालिटी सामान खरीदेंगे, उसके लिए आपको जो एंट्रेंच्ड खराब सप्लायर हैं उनको बाहर करना पड़ेगा, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट होगी, नाहक टाइप की कंप्लेंट्स, आपको उसको झेलना पड़ेगा। ये सब चीजें आप करेंगे तब जाके क्वालिटी इंप्रूव होगी, जिसकी रेलवे को बहुत जरूरत है। तो ये तो जरूर है कि कोई आदमी जो ईमानदार है वही कर सकता है, लेकिन सिर्फ ईमानदार होने से नहीं होगा, प्रोफेशनल ऑनेस्टी होनी पड़ेगी, जो कि ज्यादा जरूरी है और उसकी बहुत कमी है आजकल। ऊपर से नीचे तक प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी इतनी ज्यादा हो गई है कि मतलब जिस बात की बात होनी चाहिए वो नहीं होती और जिसकी नहीं होनी चाहिए वही बातें होती रहती हैं। आपका सवाल एकदम सही है कि ये क्वालिटी क्यों खराब है, लेकिन इस क्वालिटी को अगर ठीक करना है तो आपके सामने मुद्दा है प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी का, और ऑनेस्टी तो चाहिए ही। सुधांशु जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद इस पूरे मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो सुधांशु जी को शुक्रिया, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला और हमारे दर्शकों को जानकारी दी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आईसीएफ का ये जो प्रकरण हुआ है इसमें ये काफी चर्चा में है और इस पर लगातार जो है नजर है सबकी, और आने वाले दिनों में क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं, किस तरीके की चीजें हो रही हैं, इन सब के बारे में हम आपको न्यूज स्टेशन पर जानकारी देते रहेंगे। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।